प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको कल मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। आप धूमधाम से मनाएं। कहीं कहीं पर आज भी मन रहा है, कहीं कहीं कल है। प्रयागराज और यहाँ पे लोग धूमधाम से स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार ने कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है? लोहे के आविष्कार ने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। लोहे ने राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के बने हथियारों ने क्या किया? राजन की शक्ति को बढ़ा दिया। क्यों कि अब लोहे से तलवार बनने लगे, भाले बनने लगे, तो राजा क्या है, अब सेना रखने लगा। इससे क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल के राजा में शक्ति बढ़ती चली गई और उसकी शक्ति में वृद्धि होती गई। दूसरी ओर कृषि में लोहे के हलों के प्रयोग से, कब कृषि में लोहे के हलों के प्रयोग से क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। अधिशेष जब उत्पादन हुआ तो लोगों के जीवन में अस्थायित्व की प्रक्रिया को प्रश्रय मिला। अस्थायित्व प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया को जन्म दिला। और क्या हुआ? जब अस्थायित्व प्रक्रिया हो गई, लोग एक जगह रहने लगे, तो अब जन जो छोटे छोटे थे अब जनपद बनने लगे। जन से जनपद बनने लगे। जनपद बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो छोटे छोटे जन में लोग रहते थे, जनपद का मतलब अब एक बड़ा रूप हो गया, जिले के रूप में वो परिवर्तित होने लगा धीरे धीरे। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के एकीकरण की प्रक्रिया भी उत्तर वैदिक काल में प्रक्रिया शुरू होती है। जो कबीले थे, पुरु कबीले और भरत कबीले मिलके कुरु कबीले कहलाए और तुर्वस और कृवि कबीले मिलकर क्या कहलाए? पंचाल कहलाए। इतिहासकार वेटजेल का मानना है कि कुरु लोग भारत के प्रथम राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब कि पहले स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? भरत। कुरु के लोग भारत के वेटजेल का कहना है कि कुरु लोग या कुरु जनजाति जो थी या जो कुरु कबीले थी, वो भारत के प्रथम राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। हमें अंतिम कुरु राजा के रूप में निचसु का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी और कृषि के लोहे के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन को जन्म दिया। इस प्रकार जन से जनपद बनने की प्रक्रिया में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। पहली नगरीकरण प्रक्रिया किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया जब लोहे के आविष्कार होने लगा तो उत्तर वैदिक, जबकि वैदिक काल को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन से जनपद बनने लगे। जब कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लगा, लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया और धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करते चले गए और फिर द्वितीय नगर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और द्वितीय नगरीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हस्तिनापुर और कौशाम्बी से साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो था एक हिसाब से कबीलों का सरदार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा में शक्ति में वृद्धि हुई। वो सेना रखने लगा, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा परमानेंट अस्थायी सेना नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़े बहुत अस्थायी सेना के साथ मिलने लगते हैं और राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने लगता है। यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगता है, प्रजा से वो श्रेष्ठ बन जाता है और अपने आप को फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहने लगता है, देवता की तुलना करने लगता है उत्तर वैदिक काल में आते आते। और राजा और ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम भारत का भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन क्या है? 5 राजनीतिक क्षेत्रों में किया गया है तथा अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग राजा की उपाधियां मिलने लगी। जैसे उत्तर दिशा या इसी को कहे उदित क्षेत्र। उत्तर दिशा उदित क्षेत्र के राजा की उपाधि क्या थी? विराट थी। इसको पुरुष मेध यज्ञ करने की छूट थी। जो राजा उत्तर दिशा पे अपना अधिकार कर लेता था उसको क्या है? पुरुष मेध यज्ञ करने का अधिकार मिला हुआ था। जबकि पुरुष मेध यज्ञ करने का अधिकार मिला था, जबकि मध्य देश के शासक को राजा कहा गया है जो राजसूय यज्ञ करने का अधिकार रखता था। यानी कि मध्य क्षेत्र में
जो राजा जीत लेता था उसको राजा कहा गया और राजसूय यज्ञ करने का अधिकार रखता था। दक्षिण दिशा के शासक की उपस्थिति क्या थी? भोज या स्वराट की थी। जो श्वमेध यज्ञ करने का अधिकार था उसको क्या था? श्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी था। प्राच्य अर्थात पूर्व दिशा के शासक की उपाधि क्या थी? सम्राट थी और उसे वाजपेय यज्ञ करने का अधिकार मिला था। वाजपेय यज्ञ करने का अधिकार मिला था। पश्चिम दिशा की उपाधि क्या थी? पश्चिम दिशा के शासक की उपाधि स्वराट की थी और जिसे अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार मिला हुआ था। साथ ही साथ अथर्ववेद में सर्वोच्च शासक को एक राट की उपाधि मिली थी, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार भारत के 5 विभाजन क्षेत्र में विभाजित किया गया है और हर दिशा के राजा का अलग अलग नाम है जिसको अलग अलग यज्ञ करने का अधिकार मिला हुआ था। जबकि ऋग्वेद काल में जो था राजा को बलि एक स्वैच्छिक कर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब क्या कर अनिवार्य हो गया, क्योंकि राजा को अब सेना रखनी है। तो इसके लिए क्या है, अब वो कर लेना मतलब अनिवार्य कर दिया। उत्तर वैदिक काल में अधिकतर 1/16 भाग राजा से कर लिया जाने लगा। इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में एक नियमित प्रणाली विकसित हुई थी और वैदिक काल में राजा उत्तर वैदिक काल में बलिहर, बलि लेने वाला एवं विषमत्ता कहा गया है। अथर्ववेद में राजा की आय का 16वां भाग लेता था और उत्तर वैदिक काल में राजा अस्थाई सेना रखने लगा था। और यजुर्वेद में राज के उच्च अधिकारियों, अब राजा के उच्च अधिकारियों को रत्नीन कहा जाने लगा। जिस प्रकार से ऋग्वेद काल में 3 अधिकारी थे, कौन कौन से थे? पुरोहित थे, सेनानी थे, ग्रामीण थे। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में अब रत्नियों की संख्या बढ़ गई। रत्नीन का मतलब क्या है? राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जो था रत्नियों के घर जाता है, यानी कि रत्नी का मतलब यहाँ पे अधिकारी से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का नाम मिलते हैं। इन रत्नियों को 25 ब्राह्मण में वीर कहा गया है। राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। पहला है राजा, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है सेनानी, चौथा है युवराज, 5वां है महिषी, माने रानी या पटरानी, जो विशेष रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। 6ठा रत्नी है शूद, शूद का मतलब है रथ सेना का नायक। 7वां है ग्रामणी, ग्राम का स्वामी। 6ठा है प्रतिहारी या राजप्रसाद के रक्षक। 9वां है संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। 10वां है रत्नी भागदूत, भागदूत का मतलब होता है अर्थ या वित्त मंत्री। 11वां है वछुआप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी। पालागल मतलब होता है राजा का मित्र। इस प्रकार से हमने देखा उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार राजा अपने आप को देवता से तुलना करता है, राजा की प्रतिनिधि अपने आप को कहता है। और जो ऋग्वैदिक काल में राजा समिति और सभा उस पर बंधन लगाती थी, इस पर राजा निरंकुश नहीं हो पाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाया था, लेकिन ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि वो सेना रखने लगा था। अब पहले राजा ऋग्वेदिक काल में कर जो लेता था स्वैच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर अनिवार्य हो गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तर भारत में ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे, उनकी अलग अलग उपाधियां थी और सभी को यज्ञ करने का अधिकार था। और इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद मिले और उसमें क्या हुआ, कबीलों का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और कृषि के लोहे के अधिशेष उत्पादन ने उत्तर वैदिक काल में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने आज उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा के कुछ बारे में चर्चा किया। इससे जरूर आप लाभान्वित हुए होंगे और फिर से आपको हम मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। और इससे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें। दूसरा है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, जिसमें आप जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।